सपा के जो बात दंगों की बात की जाती है, उस दंगों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का हाथ रहता है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जितने भी माफिया थे या तो वो धरती में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, तो दिन रात ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, हत्याएं क्यों हो रही हैं, लूट क्यों हो रही है, डकैती क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? आंकड़ों से ही साफ है कि अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ा है। आरएसएस और भाजपा की है कि ये लोग केवल दंगा कराने का काम करते हैं और इन दंगों में सारे भाजपाइयों का काम है। हमारे बाबा जी क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो सुबह ही रोज हफ्ता में 3 दिन तो उनके गोरखपुर में गुजरते हैं, सुबह शाम घंटा बजाते हैं, तो लोगों को घंटा बजवाने का काम कर रहा है वो। फर्जी इनकाउंटर के नाम पर सरकार पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों का लगातार शोषण करने का कार्य कर रही है। कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र था समाजवादी के खिलाफ। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने जनपद बदायूं का तो नाम रोशन किया ही किया है, पर जनपद बदायूं के नाम को लेकर प्रदेश भर में एक चर्चा का विषय बनना स्वीकार भी किया है। वही हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश प्रजापति। राकेश प्रजापति पेशे से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, पर पार्टी के लिए भी एक शिक्षा विभाग से अलग हट करके समय प्रदान करते हैं। कई डिबेटों में अपनी शख्सियत, अपना चेहरा और अपनी पार्टी की बात बड़े ही गहनता से रखने वाले राकेश प्रजापति आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम इनसे सवाल पूछेंगे और यह जवाब देंगे। सवाल ऐसे हैं कि जो लोग देखते हैं वो देखते ही रह जाएंगे। सवाल होता है, सवाल का जवाब जब होता है तभी सवाल परिपूर्ण होता है। तो हमारे साथ राकेश प्रजापति जी बात करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, तो वही सभी पार्टियां अपना अपना वर्चस्व दिखा रही हैं। पार्टी कभी किसी भी तरह बहका रही है, कभी किसी भी तरह बहका रही है, कोई धरातल पर काम कर रही है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो 2027 का चुनाव, उम्मीद है कि ये चुनाव की घोषणा अगले वर्ष 10 जनवरी के आसपास हो जाएगी और फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये चुनाव प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 13 मार्च के आसपास नई सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन पर कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी लगातार संगठन को लेकर के कार्य कर रहे हैं। और इस समय जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर में हमारे पीडीए प्रहरी और बीएलए-2 लगातार संगठन पर वोट बनाने पर, वोट काटने पर और नए फॉर्म जो अब फॉर्म बनने जा रहे हैं फॉर्म 6 के द्वारा, उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में पार्टी के बड़े नेता भी कार्य कर रहे हैं। मैं खुद पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ लगातार कई बूथों पर समय समय पर जाता रहता हूं, देखता रहता हूं, निरीक्षण करता रहता हूं और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2027 की तैयारी पर लगा हुआ है। यूपी में कानून व्यवस्था पर हर संभव सवाल उठ रहे हैं। कहीं फर्जी एनकाउंटर की आवाज सामने आती है, कभी किसी अन्य प्रकार से आती है, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना होगा? भाई, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, अभी 3 दिन पहले कानपुर की घटना हुई, 3 दिन पहले ही मेरठ में एक दलित बहन के साथ क्या हुआ, उसकी मां को मार दिया गया, उसे अगवा कर लिया गया। अभी मेरठ के अंदर एक मोनू कश्यप नाम का युवा था, उसको जिंदा जला दिया गया। आए दिन लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है,
और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। और फर्जी इनकाउंटर का तो कई बार आंकड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इनकाउंटर इतने फर्जी नहीं किए जाएं। फर्जी इनकाउंटर के नाम पर सरकार पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों का लगातार शोषण करने का कार्य कर रही है। क्या आज भी सपा मानती है कि यूपी में अपराध बढ़ा है? क्या यह सिर्फ राजनीति बयानबाजी है? नहीं, देखिए, अपराध का निर्णय बढ़ने का घटने का एक एनसीआरबी करता है, ठीक है ना। एनसीआरबी 2023 के आंकड़े आ चुके हैं, 22 के आंकड़े आए थे और 22 के आंकड़े के बाद 23 के आंकड़ा नहीं लानी चाहती थी सरकार। क्यों नहीं लाना चाहती थी, वो सबके सामने आज रिजल्ट आ चुका है। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, लगातार हम बोले कि एनसीआरबी के आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और जब 2023 के आंकड़े आए तो सबके सामने हैं आज आंकड़े। उत्तर प्रदेश महिलाओं में अत्याचार पर नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1, हर चीज में। तो आंकड़े थोड़ी झूठ बोलते हैं, आंकड़ों से ही साफ है कि अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ा है। जैसा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि भय मुक्त यूपी होगी, तो क्या सपा सरकार के दौरान हुए दंगों की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथों रहेगी? देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, ठीक है ना, सपा के जो दंगों की बात की जाती है, उस दंगों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का हाथ रहता है। आज भी देखिए, फिल्मों में कहा जाता है ना, अमरीश पुरी तो बड़ा फेमस थे इस मामले में। वो कहते थे जब भी कोई कार्यक्रम होता था ना, जब उसकी व्यवस्था बिगड़वानी होती थी तो 4 लोगों को अपनों को भेज देते थे, और वो 4 लोग जाकर के क्या कर देते थे, माहौल खराब कर देते थे। वही स्थिति आरएसएस और भाजपा की है कि ये लोग केवल दंगा कराने का काम करते हैं और इन दंगों में सारे भाजपाइयों का काम है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था और अपराध के बारे की। माफिया राज खत्म करने का दावा बीजेपी कर रही है, सपा पर माफियाओं का संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, कोडीन का क्या हुआ, कफ सिरप माफिया का क्या हुआ? और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने एक 31 लोगों की सूची पड़ी थी विधानसभा के अंदर, किसी पर 71 मुकदमे, किसी पर 80 मुकदमे, किसी पर 40 मुकदमे, किसी 31 मुकदमे। वो सारे माफिया कहाँ हैं? कहीं कोई माफिया छोड़ करके गया? अच्छा, मेरा पूरी दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जितने भी माफिया थे या तो वो धरती में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, तो दिन रात ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, हत्याएं क्यों हो रही हैं, लूट क्यों हो रही है, डकैती क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? इसका मतलब कोई छोड़ करके नहीं गया और माफियाओं का संरक्षण बढ़ा है। महिलाओं पर सुरक्षा का सपा ठोस योजना क्या है? सपा सरकार की ठोस योजना क्या है? घोषणाएं जमीन पर क्या उनकी घोषणाएं बदलाव कर सकती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने ये। देखिए, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी 10-90 लेकर के आए थे। प्रदेश पूरे भारत में पहला प्रदेश बना था। पूरे भारत में 100 नंबर लाने का काम अगर किया गया तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किया गया, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो ब्रिटेन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, रूस जाते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां से जो अच्छी चीजें हैं उनको एडॉप्ट करके लाते हैं। किसी ने सोचा था ऐसा एक्सप्रेसवे बनेगा? पहला एक्सप्रेसवे पूरे भारत में, पहला एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने बनवाया। वुमेन नंबर 100 नंबर किसी ने सोचा था? लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार अमेरिका में थे तो उन्होंने देखा 100 नंबर आई, उसी पर एडॉप्ट किया ना। हमारे बाबा जी क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जो है, वो सुबह ही रोज हफ्ता में 3 दिन तो उनके गोरखपुर में गुजरते हैं, सुबह शाम घंटा बजाते हैं। तो लोगों को घंटा बजवाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं रोजगार देने का काम तो कर नहीं रहे हैं, कहीं लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी थे तो कन्या विद्याधन 30,000 रुपए देते थे, लैपटॉप देते थे, मोबाइल देते थे, साइकिल देते थे। ये क्या दे रहे हैं? तलवार ये क्या दे रहे हैं? फरसा ये क्या दे रहे हैं? झाड़ू ये क्या दे रहे हैं? पता नहीं क्या क्या चीजें दे रहे हैं। क्या हमारा सवाल है एनकाउंटर पे ज्यादातर क्रियाएं आ रही हैं, तो वहीं आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या एनकाउंटर राजनीति पर सपा का विरोध और अपराधियों के लिए खुला चैलेंज साबित होगा?
देखिए, इनकाउंटर पर मैं कहने वाला कुछ नहीं होता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कुछ नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह लगा चुका है और सरकार को फटकार लगा चुका है। इसलिए फर्जी इनकाउंटर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकाउंटर किसी चीज का भला नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए संवैधानिक रूप से जो है न्यायालय बने हुए हैं, हाई कोर्ट बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, सजा देंगे, सजा मिलेगी, वहां फांसी मिलेगी अपने आप अगर उसने गलत कार्य किया है। लेकिन इनकाउंटर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसा कि समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रश्न चिन्ह और आरोप लगते जा रहे हैं कि यादव और मुस्लिमों की पार्टी है, तो वहीं पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आज भी समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम समीकरणों से बाहर नहीं निकल पाई है या निकल चुकी है? क्या और भी कोई समीकरण बना रही है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। समाजवादी पार्टी आज सर्व समाज की पार्टी बन चुकी है। आपको पता होगा कि इस समय हमारे जो नेता विरोधी दल हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, माता प्रसाद पांडे जी। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं श्यामलाल पाल जी पिछड़े समाज से आते हैं। मुझ जैसे एक छोटे सी कुम्हार जाति से कुल्हड़ बनाने वाली, मटका बनाने वाली जाति के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसा पद देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। भाजपा ने तो आज तक नहीं बनाया, कांग्रेस ने तो आज तक नहीं बनाया, बसपा ने तो आज तक नहीं बनाया। तो समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर के चल रही है। उसका कारण और दे देता हूं। अभी 2024 के चुनाव में यादव तो केवल 5 सांसद बने, मुस्लिम केवल 4 बने, वहीं कुर्मी 8 सांसद, पासी 7 सांसद, मौर्य 4 सांसद, कश्यप, राजभर, निषाद 3 सांसद। हर जाति का प्रतिनिधित्व देने का काम समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए का फार्मूला लेकर के आए, उसके बाद करना शुरू कर दिया है। विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी का क्या नया मॉडल जनता के सामने रखा जा रहा है या जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की कई योजनाएं थी, जैसे एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे और लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन योजना, 2 जिलों को 4 लेन से जोड़ने की योजना, 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर और विद्यालयों को उच्चीकरण करने का कार्य। मेडिकल कॉलेज, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने। जिस जिले में हम बैठे हुए बदायूं में, क्या आप पत्रकार साथी आप ही बताइए, क्या कभी किसी ने सोचा था कि बदायूं जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी चीज आ सकती है? ये हुई तो किसके द्वारा हुई? समाजवादी। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, एटा में मेडिकल कॉलेज, मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज, हर जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और आने वाले समय में भी विकास पर ही समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। क्या अखिलेश यादव जो समतलीय सरकार यानी गठबंधन की सरकार है, उसमें अगर अखिलेश यादव के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है, क्या यह अंदरूनी बात है या सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, ये अभी बड़ा विषय है, 2029 का चुनाव है, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल हमारी निगाह उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी पहले 2027 के ही चुनाव पर फोकस रखे हुए है। तो यही 2027 के चुनाव की बात कर लेते हैं। 2027 में सपा की सत्ता आती है तो अगले 100 दिनों में क्या कार्य रहेंगे? इसके लिए देखिए, मैं अभी छोटा कार्य करता हूं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और मैनिफेस्टो दिया जाएगा। उस मैनिफेस्टो में जो भी कार्यशीलता पर होंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, पहले 100 दिन तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो जो चीजें मैनिफेस्टो में रखी है, हमेशा उनका मैनिफेस्टो आज ले आइए। 2014 का मैनिफेस्टो हो, 12 का मैनिफेस्टो हो, आप 2012 के मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए, कौन सा ऐसा काम था जो 2012 में उन्होंने कहा था और 2017 तक पूरा नहीं हुआ? एक भी काम नहीं। इकाना जैसा स्टेडियम बताइए, ये 9 साल हो गए, एक स्टेडियम खोला हो तो बताओ 9 सालों में।
मेट्रो, लखनऊ मेट्रो समाजवादी ने जितनी बनवा दी उतनी बना दी। इन्होंने 9 सालों में कोई नई मेट्रो खोली हो, चला दी हो तो बता दो। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 100 दिनों में क्या काम हो, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पूरी कमेटी होती है वो तय करेगी, और मैनिफेस्टो में जो भी काम आएंगे वो मैनिफेस्टो के अनुसार आएंगे। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में काम होंगे वो सारे के सारे पूरे होंगे। क्या सपा कांग्रेस व अन्य दलों पर निर्भर है या अकेले चुनाव लड़ने का भी अपने आप में दम रखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जैसा कोई नेता इस देश के अंदर नहीं है। वो हमेशा बड़े दिल की राजनीति करते हैं, और उन्होंने हमेशा एक हाथ बढ़ा करके राजनीति की है। वैसे तो निर्भरता नहीं है, लेकिन चूंकि इंडिया ब्लॉक वो बना चुके हैं, और उस इंडिया ब्लॉक का महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है। और जब इंडिया ब्लॉक बना था उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, नीतीश जी भी तब हमारे साथी हुआ करते थे, तेजस्वी और ये सब लोग जब हुआ करते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले और यही सुझाव दिया था कि जो पार्टी, क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बाकी जो पार्टियां हैं वो उसके सहायक के रूप में कार्य करेंगी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस सहयोगी के रूप में यहाँ पर कार्य करेगी। भाई, यूपी की जनता सीधे सवाल पूछ रही है कि सपा को एक और मौका आखिर क्यों दिया जाए, कि पहले भी जो समाजवादी सरकार थी, कुछ अराजक तत्व लोग थे, उनके कारण जो सरकार, जो संदेश आए कि इन गुंडों के कारण गई थी। तो अब एक तरफ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि वह वो समाजवादी सरकार अब नहीं रही, अब नई सपा और नई हवा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? डेफिनेट रूप से ये जो आपने अभी सेंटेंस बोला गुंडागर्दी का, ये केवल चर्चा का था, फालतू की चर्चा, कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र था समाजवादी के खिलाफ। ऐसा कहीं कुछ था नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता तो एनसीआरबी के आंकड़े आज नहीं होते। आज एनसीआरबी के आंकड़े भाजपा के विरोध में हैं। इसीलिए मैं तो सिर्फ, जो आपने क्वेश्चन किया कि समाजवादी पार्टी को मौका क्यों दिया जाए, समाजवादी पार्टी की मौका इसलिए दिया जाए हमारी बहन बेटियां आगे एजुकेशन प्राप्त कर सके, कन्या विद्याधन जैसी व्यवस्था फिर से लौट के आ जाए, एकाना जैसे स्टेडियम लखनऊ के अंदर, एकाना जैसा स्टेडियम कानपुर के अंदर, बनारस के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, मेरठ के अंदर बन सके, मेरठ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में मेट्रो शुरू हो सके, और हमारे लैपटॉप योजना हर बच्चे को मिल सके, अग्निवीर जैसी योजना फिर से खत्म हो सके, और पुरानी पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजना जिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी कभी का बात नहीं करती है, वो योजना वापस आ सके। और किसान आज परेशान है, आप भी देखते होंगे शायद, टॉर्च और लाठी रहती है नहीं रहती, जब बताइएगा, टॉर्च और लाठी आज हर किसान के हाथ में थमा दी है इस सरकार ने। रात को देखिए इतनी ठंड में, मैं तो कह रहा हूँ इस समय माइनस में भी पहुंच जाता होगा यहाँ का टेम्परेचर। मैं एक दिन रात में 12 बजे दावत खा करके आ रहा था कहीं से, तो मैंने देखा किसान जो लाठी और टॉर्च लगा करके अपने गेहूं की रखवाली कर रहे थे। इन सब चीजों से छुटकारा मिल सके, इसीलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। वही एक तरफ लोग ये कहते हैं, जनता ये पूछना चाहती है कि आज लाठी और टॉर्च लेकर के हम खेत की रखवाली आराम से कर रहे हैं, और 15,000 का मोबाइल लेकर के मोबाइल रात में देखते हैं वहां। और उस समय जो हुआ करता था, उस समय हाथ में 5 रुपए की टॉर्च भी नहीं छोड़ा करते थे, ऐसे लोग मौजूद थे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये इसका कोई आंकड़ा कोई नहीं देता। मैं भी जाता हूँ, अभी मैं जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैंने कई बार ऐसी चर्चाओं का विषय सुना, लेकिन मैंने ये पूछा तुम्हारे साथ हुआ? बोले नहीं साहब मेरे साथ ना हुआ, मैंने सुना था। उनसे नाम किसी का नहीं बताएंगे, अरे रामलाल का नाम दे दो, श्यामलाल का ले लो, मोहनलाल का ले लो, किसी का तो ले लो, नाम किसी का नहीं लेंगे। बोले उनके साथ हुआ था, वो नहीं, ये नहीं कहेंगे उनके साथ हुआ था, सुना था मैंने पहले ही कहा ना, केवल समाजवादी पार्टी का कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए ऐसा किया। वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी में सभी लोग खुशी से रहते थे, आपस में भाईचारा था। आज इस सरकार ने भाईचारा खत्म कर दिया है, आज इस सरकार ने मोहब्बत खत्म कर दी है,
आज इस सरकार ने नफरत पैदा की है, हिंदू मुस्लिम के बीच में वो खाई पैदा कर दी है। आप भी जा करके देखिएगा, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रहती है। आज हमें लगता है कि हम उनके मोहल्ले में जाएंगे तो परेशान होंगे, उन्हें लगता है कि हम हमारे मोहल्ले में आएंगे तो परेशान होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो आज ये थे हमारे साथ राकेश प्रजापति, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनके लिए कहना चाहेंगे, इन्होंने जो सोच है इनकी, जो इनके कर्तव्य और जो कार्यशैली है इनकी, वो कहती है कि सच की आवाज बनकर जो हर मंच पर बोलता है, सच की आवाज बनकर जो हर मंच पर बोलता है, राकेश प्रजापति जनता की दिलों की धड़कन में हक की मशाल की तरह जलता है।